हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम बिहार बोर्ड का जो क्लास 9th का बायोलॉजी का बुक है उसमें हम पहला चैप्टर कर रहे थे, उसका आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इसकी ऑलरेडी 4 वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कोशिका के अंगक या फिर कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली जो संरचनाएँ होती हैं। मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट, जो कोशिका होती है, जैसे एक ये सेल है, इसमें तमाम तरह की छोटी 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 क्या होती है और भी स्ट्रक्चर होती है। एक सेल जो होता है उसके अंदर भी कई उसके पार्ट होते हैं। ठीक है, उस सेल के एक तरह से वो अंग है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल या फिर कोशिका के अंग यानी कोशिकांग बोलते हैं। और चूँकि जो ये हमारी अगर कोशिका है, इस तरह से एक फ्रेश कोशिका हम बनाते हैं, ये कोशिका है, ये पहला इसका सेल वॉल है, फिर इसका जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो एक तरह से ये पूरा जो अंदर द्रव्य भरा है इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और इसके अंदर जो अंग पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कोशिकांग या फिर सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही हेडिंग बोला है कि कोशिका अंगक यानी कोशिकांग और कोशिका या फिर कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली रचनाएं जिनको हम कोशिकांग बोलते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए कोशिका के भीतर कोशिका द्रव्य में अनेक अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं क्या होती हैं, बिखरी होती हैं। तो मेन पार्ट आपको क्या याद रखना है कि उपापचयी क्रियाओं को हमारे शरीर में जो डिफरेंट डिफरेंट क्रियाएं हैं, जैसे कि श्वसन हो गई, पाचन की क्रिया हो गई, उत्सर्जन की क्रिया हो गई, और भी बहुत सारी क्रियाएं जो हमारी दिमाग हमारा काम करता है, हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, मतलब बॉडी का जो प्रत्येक सिस्टम काम करता है, उन सबको प्रॉपर तरीके से करने के लिए कोशिका के अंदर डिफरेंट प्रकार के क्या होते हैं, अंग पाए जाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग बोलते हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये कोशिकांग कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी संरचनाओं को हम कोशिका के अंग बोलते हैं। अच्छा, यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये जो कोशिकांग होते हैं झिल्ली युक्त होते हैं। क्या कहने का मतलब, देखिए, जस्ट सपोज ये हमारी कोशिका ए है और ये हमारी कोशिका बी है। इसके जितने भी ये कोशिकांग हैं क्या हैं, इनके बाहर एक छोटा छोटा क्या है, एक कह लीजिए एक कवर लगा हुआ है। ये कवर लगा हुआ है तो इसका मटेरियल इससे नहीं मिलेगा, इसका मटेरियल इससे नहीं, इसका मटेरियल इसमें नहीं, इसका मटेरियल इसमें, मतलब इनके जो मटेरियल है आपस में घुलेंगे नहीं। पर मान लीजिए यहाँ पे है ये जो सेल बी है, इसके जो ये कोशिकांग है, ये भाई क्या है, इनके ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं है। तो क्या होगा, इसके जो ये जो इसके जो पार्ट हैं, इसमें जो भी कण है वो इससे मिल सकते हैं, क्योंकि बाहर का तो कोई एक ऐसा कवर है नहीं, टाइट कवर, जो इसको क्या करे आपस में, मतलब अंदर ही रखे। इसके पार्ट इससे मिल सकते हैं, इसके कण इससे मिल सकते हैं, इसके कण इससे मिल सकते हैं। तो बिना मेम्ब्रेन के, और इसी कवर को हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो बिना मेम्ब्रेन के जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सॉरी नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो झिल्ली वाले यानी कि जिसमें कवर लगा होता है वो जो कोशिकांग होते हैं वो हमारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक होता है। और कहने का क्या मतलब है कि जो कोशिकांग होते हैं, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में जो कोशिकांग होते हैं उनके ऊपर भी एक छोटा छोटा क्या होता है, कवर होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उनके कोशिकांगों के ऊपर कोई भी कवर नहीं होता है, यानी कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है। यही सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में हम झिल्ली बोलते हैं, कोशिका की झिल्ली। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका झिल्ली नहीं होती है, यूकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, ये बोला है। और इनमें बहुत सी रचनाएं साधारण प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से या तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती हैं, उनकी रचना का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। अनेक रचनाओं का रस भेदन एवं विस्तृत ज्ञान हमको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के पश्चात। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, आपको जैसे पता है हम अपने नंगी आँखों से है कोशिका को तो देख नहीं सकते हैं, उसके लिए हमको प्रॉपर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी भी चाहिए। अब देखिए, एक तो कोशिका खुद ही इतना छोटा सा होता है, उसके अंदर तमाम 5 से 6 या फिर 10 से 12 कोशिकांग होते हैं। उन कोशिकांग को देखना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको प्रॉपर अच्छे तरीके का क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। तो उस शुरू शुरू में जब माइक्रोस्कोप नहीं था वैसा तो हम नहीं देख पाते थे, पर बाद में जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई
तब उसके बाद हम जो है इन चीज़ों को भी जान पाएँ कि भाई सेल के अंदर भी सेल के भी अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब होते हैं। ठीक है। और जितना ही सूक्ष्मदर्शी का अच्छा वर्जन आता गया, हम और अच्छे से कोशिका का अध्ययन कर पाएँ। ठीक है। अच्छे से अच्छा प्रकाश सूक्ष्मदर्शी भी चीज़ों को अधिक से अधिक 2000 गुना बड़ा ही दिखा सकता था, परंतु जब हमने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज कर ली तो उसके बाद हमने चीज़ों को 1,80,000 गुना जो है जूम करके जो है इस तरह से देख पाते। जैसे अभी मैं ऐसे जूम कर रही हूँ तो हम अक्षर को और अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। उसी तरह कोशिका के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से 1,80,000 गुना बड़ा करके देख सकते थे। तो साइंटिस्टों को इससे बहुत सहूलियत हुई और वो चीज़ों को और अच्छे से बता पाए। अब हम कोशिका द्रव्य में मौजूद जो विभिन्न रचनाएं जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी इसी को इंग्लिश में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लवक जो कि हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं, रसधानी आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब एक बार हम नज़र डालते हैं प्लांट सेल के बारे में। ये हमारा ये जंतु कोशिका है। आपको मैंने बताया था कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि पादप कोशिका में एक सेल वॉल होता है, यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होता है, और जबकि एनिमल सेल के ऊपर जो है सेल वॉल नहीं होता है, कोशिका झिल्ली डायरेक्ट होती है। इसीलिए ये हमारा चूँकि ये एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, इसलिए सबसे ऊपर क्या है, कोशिका झिल्ली है। यहाँ पे ये गोल्गी बॉडी है, ये सेंट्रोसोम है, और ये आपका पूरा क्या है, ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर ये केंद्रिका है, केंद्रक छिद्र है। ठीक है। फिर यहाँ पे केंद्रक के ऊपर भी झिल्ली है। जो मैंने कहा यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, केंद्रक भी एक कोशिकांग है, इसलिए इसके ऊपर झिल्ली है। और ये आपका है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फिर ये क्रोमेटिन जालिका है यहाँ पे। फिर ये आपका क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो भाई ईपीआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये एनिमल और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बहुत छोटा और बहुत ही साखेदार, इस तरह से झिल्लीदार अनियमित नालिकाओं का एक घना सा जाल होता है। इसी को हम ईपीआर बोलते हैं। ईपीआर जो है लाइपोप्रोटीन, ये शब्द याद रखना है। प्रोटीन भी कई तरह के होते हैं, तो ईपीआर जो है लाइपोप्रोटीन का बना होता है और कोशिकाओं में समानांतर नालिका के रूप में क्या होता है, फैला होता है। लगता है छोटी छोटी पाइप है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। मतलब देखिए जरा, यहाँ पे देखेंगे हम, ये केंद्रक की झिल्ली है। ठीक है। और यहाँ पे बाह्य झिल्ली, ये केंद्रक की झिल्ली है, ये बाह्य झिल्ली। तो इतना बड़ा होता है ये नालिका, फैलते 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 कि हमारे इस झिल्ली से लेकर के इस झिल्ली तक पहुँच जाता है। वही बोल रहा है। अब ईपीआर भी दो तरह का होता है, एक स्मूथ होता है और एक हमारा रफ होता है। तो रफ वाले में क्या है, इस तरह से दाना 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 है, जबकि ईपीआर जो स्मूथ वाला है वो एकदम ऐसे है। एक बार फिगर में हम देखेंगे, देखिए आप देख सकते हैं ये रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें दानेदार है, और यही चिकना है यानी कि स्मूथ वाला है। ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी देख लें। देखिए जो स्मूथ वाला होता है, इसकी जो झिल्ली होती है वो स्मूथ होती है, जबकि खुरदुरे वाले की कैसी झिल्ली होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जो कुछ और नहीं बल्कि राइबोसोम होते हैं। अब इनके हम काम अगर देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जालिका होती है, जालिका की झिल्ली नुमा नलिकाओं में क्या होता है, एक द्रव्य भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। इसलिए ये कोशिका द्रव्य में पदार्थ मुख्यतः प्रोटीन का संचार करती है, अर्थात अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। तो ये मेन रूप से करती क्या है भाई, प्रोटीन का ट्रांसफ़र करती है, प्रोटीन को संचार करती है। और इसमें जो स्मूथ वाला होता है वो वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण यानी कोलेस्ट्रॉल और वसा को बनाने में भी भाग लेता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ जो वसा प्रोटीन के साथ मिलकर कोशिका झिल्ली भी बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में कौन से सेल ऑर्गेनल पार्ट लेते हैं, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला है कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। देखिए जो हमारा ईपीआर है, क्योंकि वो ये मान लीजिए केंद्रक है और ये हमारा कोशिका है। ठीक है। तो अब ईपीआर यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे फैला हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक
मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, जिससे एक सेल जो है टाइटली अपने जगह पर टिका हुआ है, उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, खड़े रहने का या फिर लेटे रहने का या फिर एक अपनी पोजीशन में रहने के लिए क्या कर रहा है, मैकेनिकल हेल्प कर रहा है। कोशिका विभाजन के समय कोशिका जो प्लेट होती है एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में क्या करती है, ये ईपीआर जो है भाग लेती है। कोशिका का विभाजन होता है, माइटोसिस, मियोसिस, आगे आप लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन। तो उस समय जो ये है कोशिका प्लेट का निर्माण करती है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। और कशेरुकी, कशेरुकी का मतलब होता है ऐसे जानवर जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो उनको हम वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो कशेरुकी जंतुओं में ये यकृत कोशिकाओं में, यानी कि जो हमारा लीवर है, जो पाचन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है और हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि भी है, तो उसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विष तथा दवा का डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपको डॉक्टर कभी कभी बोलता है कि आपकी लीवर में गंदगी आ गई है, मतलब हमने अचर बचर खा लिया कहने का मतलब है, और हमारे बॉडी में क्या हो गया है, एक तरह से बॉडी टॉक्सिक हो गई है। ठीक है, तो मेन आपका अगर लीवर वो टॉक्सिफाई हो जाता है तो उसको हमें डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। हमारी बॉडी में नेचर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि SER खुद ही हमारी बॉडी को, हमारे लीवर को है जो डिटॉक्सिफाई करने की क्षमता रखता है, बशर्ते हम अपने मेटाबॉलिक रेट को अच्छा रखें। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये हमारे लीवर को भी डिटॉक्स करता है, उसको साफ करता है। केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जेनेटिक मटेरियल को जाने का पथ बनाती है, यानी कि ये क्या करती है, केंद्रक जो होता है वहाँ से कोशिका द्रव्य में, जैसे अपनी, एक मिनट हम फिगर में देखते हैं, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये केंद्रक है और केंद्रक में ये छोटा छोटा जो है खाली जगह है। इसी खाली जगह से ये जो जितना भी मटेरियल है वो क्या होता है, ये कोशिका द्रव्य में प्रवाहित होता है। ये हमारा, ये सारा कोशिका द्रव्य है बाहर, केंद्रक के बाहर, और केंद्रक भी उसी कोशिका द्रव्य में है। तो केंद्रक के अंदर का जो मटेरियल होता है वो कोशिका द्रव्य में इसी नालियों, इसी जो गैप है उसके द्वारा जो है बाहर जाता है। तो उसमें भी जो है ईपीआर क्या करता है, हेल्प करता है। और इसके कारण कोशिका का जो है सतही क्षेत्र, सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है। और RER जो हमारा रफ, जिसमें राइबोसोम होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो देखिए ईपीआर से कितनी सारी चीज़ें बन रही है, वसा बन रही है, कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, इतने सारे जो है इसके रोल हैं। अब हम बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम क्या होता है, कण होते हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होते हैं, दिखाई देते हैं हमको। ठीक है, उसकी जालियों की, झिल्लियों की सतह पर क्या होते हैं, सटे होते हैं। कभी कभी ये अकेले गुच्छों में भी दिखते हैं, ऐसा नहीं है केवल ईपीआर पे दिखेगा, ये ऐसे भी गुच्छे में दिखाई दे सकते हैं हमको सेल के अंदर, और बिखरे रहते हैं कहीं भी। और राइबोसोम जो गुच्छे में मिलते हैं उनको हम पॉलीराइबोसोम बोलते हैं या फिर पॉलीसोम बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेल है, सेल में कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, जबकि कुछ इस तरह से डॉटेड फॉर्म में है। तो जो डॉटेड फॉर्म में होते हैं एक जगह गुच्छे की तरह, उसको हम पॉलीराइबोसोम बोलते हैं या फिर पॉलीजोम बोलते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन और RNA, जो कि एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, उसी की बनी होती हैं। तो राइबोसोम भी किसका बना होता है, प्रोटीन और RNA का बना होता है। ठीक है, अब हम राइबोसोम का काम देख लेते हैं। इसका मेन काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बनाना। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण, संश्लेषण मतलब क्या होता है बच्चों, बनाना। तो यानी राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। अब हम अगले सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो वो हम बात करेंगे गोल्गी बॉडी की। गोल्गी बॉडी इस तरह से आपको दिखाई देता है हमारे सेल के अंदर। गोल्गी बॉडी इज अ सेल ऑर्गेनेल। सबसे पहले कैमिलो गोल्गी, इनका नाम ही गोल्जी है। इन्होंने 1898 में जंतु कोशिका में गोल्गी उपकरण को देखा था। साधारण सूक्ष्मदर्शी में जब ये देखे थे तो मुड़े हुए छड़ की तरह दिख रहा था, ये लग रहा है ना छड़ जैसा। और पादप कोशिका में जब ये देखें तो उसमें ये मुड़े हुए छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे हुए रहते हैं, जिन्हें हम डिक्टियोसोम बोलते हैं। तो यानी कि जब हम प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को देखते हैं तो क्या बोल देते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी जो होती है, गोल्गी उपकरण जो होता है, कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर, स्तनधारी यानी कि
जिनमें दुग्ध ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे मैमल्स, ठीक है, जैसे गाय, इंसान, ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं, उनको हम स्तनधारी बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। तो उनमें जो आरबीसी होती है, यानी हमारा ब्लड रेड होता है, उसमें जो आरबीसी के जो कण होते हैं, उनमें जो है क्या होते हैं, आरबीसी की लाल रुधिर कणिका, फिर जीवाणु और जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ये नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक, कुछ यूकैरियोटिक और कुछ जो है प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, गोल्गी बॉडी नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जब हम देखते हैं तो ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाओं या फिर चपटी कुंडलियों, सिस्टर्नों की तरह समूह में हमको दिखाई देते हैं। कुंडिकाओं के छोटे छोटे पुटिकाएँ या फिर वेसिकल स्थित होती हैं, मतलब इस तरह से है। तो यहाँ पे साइड में जो थोड़ा सा मोटा रहता है, इस तरह से हमको स्ट्रक्चर देखने मिलता है। इसके अलावा नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ होती हैं, वैक्यूल पाई जाती हैं। गोल्गी काय की झिल्लियों का संपर्क किससे होता है, ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से। और एंडोप्लाज्मिक, इसका काम क्या है गोल्गी बॉडी का, तो ये भाई जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। ये करता है क्या है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में चीज़ों को जो है भेजता है। और कोशिका का मुख्य रूप से ये सिक्रेटरी, मतलब रसों को या फिर जितने भी उसके अंदर कोई भी सबस्टांस है, कोई भी पदार्थ है, उसको एक तरह से ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ले आने का काम करता है। लाइसोसोम एवं पैराक्सीसोम के निर्माण में भी ये मदद करता है। हमारे एक और कोशिका के अंग हैं लाइसोसोम, ठीक है, उसको बनाने में भी गोल्गी बॉडी हेल्प करता है। कुछ परिस्थितियों में ये नॉर्मल जो सिंपल जो ग्लूकोज होता है उससे कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज बनाने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। और प्लांट सेल में विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में हेल्प करता है। ये है हमारा गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी में ये सब छोटी छोटी जो हैंड, ये उठी हुई संरचना गोल गोल दिख रही है, ये वेसिकल है, और ये सिस्टर्नी है इस तरह से, ठीक है, और ये जो है आपका ये वैक्यूल है, जो भी मैं बता रही थी। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना देखते हैं, और इसके आगे की क्लास में हम आगे की चीज़ें देखेंगे, लाइसोसोम से पढ़ेंगे। और इस बार मैं वीडियो जल्दी लाने की कोशिश करूँगी, थोड़ी व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पाता है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। समझ में आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पढ़ाई पे बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ऐसी और भी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, उसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।